Cerebrospinal fluid, जो CSF इज ए क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट। ये इसमें कहाँ कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है, सर आर्कनियोडियो स्पेस में होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ब्रेन में होता है, आर्कनॉइड स्पेस में होता है। और ये एक मेजर फ्लूइड है जो कि मोस्टली पानी ही होता है, बाकी 5% उसमें और कुछ संरचनाएं भी होती हैं जो हम जानेंगे। ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इसमें 99% इसका वाटर है, बाकी जो अदर है वो ये सारे प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड, इधर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फोरेट, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट, इस तरह से मिला के ये CSF बना होता है। ये क्या काम करता है? ये कुशनिंग प्रदान करता है और अंदर की संरचनाओं को चोट लगने से बचाता है। जो जितने भी खाली स्थान होते हैं उनमें CSF रहता है, जैसे कि वेंट्रिकल्स। जो CSF है वो एक्स्ट्रा जो सेल्यूलर फ्लूइड था उसका पोर्शन होता है। ये बनता कहाँ पर है? तो कॉरियोइड प्लेक्सिस जो है, कॉरियोइड प्लेक्सिस जो संरचना है वेंट्रिकल के वहां वहां पर इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या क्या ये द कॉरियोइड जो प्लेक्सिस है वो ये किससे कवर होते हैं? पियामेटर से और एपेंडाइमल कवरिंग। तो ये एपेंडाइमल इंपॉर्टेंट संरचना है। ये जो सेल है इसी से CSF का निर्माण होता है। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इंक्लूड किया। ये हमारा सिलेबस है। तो इसमें से हमारा नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, सब डिविजन ऑफ नर्वस सिस्टम, देयर फंक्शन, टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ये अभी हमने पढ़ने बाकी हैं। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, टाइप ऑफ हार्मोन एंड देयर फंक्शन, ये आज हम पढ़ेंगे। सेंसरी नर्वस सिस्टम हो गया, मोटा नर्वस सिस्टम हमारा हो गया है, हायर फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम हमने कल कर लिए थे, सिनेप्सिस, रिफ्लेक्स। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये अभी हम आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद ब्लड ब्रेन और ब्लड CSF बैरियर हमको पढ़ना रहता है। इसके बाद हम अपनी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, राइट? इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको एकदम से लगे कि ये कहाँ से ये टॉपिक आ गया है। इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है बस आप सुनते जाइए। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका कॉरोइड प्लेक्सस होता है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये वेंट्रिकल है, इसमें ये 1 वेंट्रिकल, फिर सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, और इसको ज्वाइन करने वाली जो होती है वो एक्वाडक्ट होती है। इसके अंदर जो है वो CSF भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो इसके बाहर चारों तरफ मेनिंजीज है, आर्कनॉइड स्पेस जो होता है उसमें भी CSF भरा होता है, ठीक है। और ये कुशनिंग का काम करता है, अंदर की संरचनाओं को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और साथ ही ब्लड से ये एक बैरियर का निर्माण करता है जो हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें विलाई जैसी संरचनाएं होती हैं, एरेक्नॉइड विलाइड, उससे ये एब्जॉर्ब होता है और कहाँ जाता है? साइनसेस में और स्पाइनल वेन्स में। और हर दिन नॉर्मली 500 ml ऑफ CSF हर दिन बनता है हमारे बॉडी में। और कल जो मैंने एक फिगर रेफर किया था कि 20% जो हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी, जो एनर्जी जो हमारे शरीर का है वो ब्रेन को चाहिए रहता है। वॉट एवर वी आर ईटिंग एवरी डे, हमारे बॉडी का 20% एनर्जी जो है वो कंज्यूम होता है ब्रेन के द्वारा, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें, एक्टिविटी हर दिन हो रही होती है। तो 500 ml CSF हर दिन हमारा कॉरोइड प्लेक्सस में कौन से सेल थे वो बना रहे होते हैं। का नाम एक बार फिर से देखना पड़ेगा। एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो CSF का निर्माण कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं से इस तरह का क्वेश्चन आता है CSF कहाँ बनता है, तो यहाँ इन वाले सेल से उसका निर्माण होता है। ये वेंट्रिकल्स हैं। और हर दिन कितना ml बनता है? 500 ml बनता है। तो इसका काम क्या है? ये बफरिंग का काम करता है, शॉक को से बचाता है, और कुछ भी इंजरी जो भी होगी उससे प्रोटेक्शन देता है। और क्या करता है ये? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये मेंटेन करता है,
अंदर में जो प्रेशर है, ऑब्वियसली जब कुछ पानी जैसी संरचना है तो वो हमेशा प्रेशर मेंटेन का काम करती है, और ये एस्फिक्सिया से भी बचाता है। जब ये सीएसएफ ना ज्यादा जो नीचे वाली जो संरचना थी ना, जो डक्ट थी, एक्वाडक्ट, उस वहां तक पूरा भर जाता है, तो उस डिजीज को बोलते हैं हाइड्रोसेफेली, यानी कि सर जो छोटे बच्चों में बहुत बड़ा सर हो जाता है, तो वहां पर पानी भर जाता है, ज्यादा पानी मतलब कि सीएसएफ जाता है, तो उसे हाइड्रोसेफेली नाम की बीमारी से जाना जाता है, तो वो सीएसएफ से रिलेटेड ही है। अभी जो सीएसएफ है, ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो ब्रेन को चाहिए उसको लेके आता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, और ये ब्लड और ब्रेन जो बैरियर है उसके थ्रू ये एक्सचेंज होते हैं। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जो बार बार रेफर कर रही हूँ, या ब्लड सीएसएफ बैरियर, ये है क्या? ये दोनों ही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन को बाहर से आ रही कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या संरचना से बचाने के लिए, क्योंकि ब्रेन में कुछ भी गया तो फिर वो हमारे लिए फेटल साबित हो सकता है। तो ये जो ब्लड सीएसएफ बैरियर है, ये वाला फर्स्ट, और ये वाला है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इनकी पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। ये ड्यूरामेटर है, ये वेंट्रिकल है, जहां पर कॉरियोइड प्लेक्सिस में हमारा ये सीएसएफ का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, इसका जो राइट साइड का पिक्चर है जहां मेरा कर्सर है, ये यहाँ पर इसका निर्माण होता है एपिडेमियल सेल से। और यहाँ जो होता है वो एपिथेलियल सेल जो है इसके, ये आपके कैपिलरीज हो गए ब्लड के, हैं ये कैपिलरीज हैं। क्या है ये? कैपिलरीज हैं। तो ये यहाँ पर जो एपिथेलियल लेयर है, इसका एपिथेलियल लेयर जो इसकी लेयर है फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये कोई भी ब्लड में आ रहे ऐसी चीजें जो कि ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए, उनको यहीं पे रोक देता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बेसल लेमिना कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेसल लेमिना। ये सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस है। ये पोलराइज्ड होती है, तो पोलराइज्ड जो भी चीज होगी वो साधारण जो भी चीज पास हो रही है उसको, एक तो बड़ा होगा तो उसको भी नहीं जाने देगा, और जो पोलराइज्ड है तो साधारण जो भी चीज है वो नहीं जाने देती है। इसके बाहर बाहर में मैक्रोफेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? जो खा जाते हैं कोई भी जो फॉरेन ऑब्जेक्ट, या फिर क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो डब्ल्यूबीसी है, मैक्रोफेजेस है, वो उसको खा जाते हैं यहाँ पर। फिर इसका जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और आगे क्या है, जो हमने पढ़ा था, एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं, जो कि न्यूरोगेलिया है, जो कि सहायक संरचना है न्यूरॉन के अलावा, तो वो भी फाइटिंग का काम करता है। वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था इसका एपिथेलियल लेयर, दूसरा बेसल लेमिना, फिर जो सहायक में आ गया आपका एस्ट्रोसाइट, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और साथ ही में इधर साइड में भी बहुत सारे डब्ल्यूबीसी फाइट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना हो जाती है, जो कि हमारे ब्रेन को किसी भी ब्लड के थ्रू आ रहे इन्फेक्शन से बचाती है। मान लीजिए आपने कई बार टीनिया वर्म्स का नाम सुना होगा, जो कि कच्चा कैबेज या कच्चा पोर्क खाने से जो कीड़ा है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। उसका अंडा बहुत दिन तक बॉडी में सोया रहता है, और फिर वो एक्टिव होके ग्रो होता है, और फिर वो ब्रेन ब्लड के थ्रू कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो मोस्टली हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है कि वो खुद ही लड़ाई करने की कोशिश करता है। मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत कुछ और भी बॉडी में होते हैं जो कि यहाँ पहुंचने से ये चीजें रोकती है। अभी हम उनको लाइन से देख भी लेंगे। ऐसे ही ये जो काम इसका और इसका सेम ही है, ये भी वही फिल्ट्रेशन का अंदर क्या क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, या टॉक्सिन जो बन रहे हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो अंदर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उनके बाई प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, एटीपी टूटने से जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमने देखा ना उसमें यूरिक एसिड भी था, क्रिएटिनिन भी था, सब था। तो इन सबको जो बाहर भेजना है वो इनके थ्रू ही होता है, ब्लड सीएसएफ बैरियर, है ना ये। अब इसका आगे देख लेते हैं। मोटा मोटा दोनों डिफेंस मैकेनिज्म है और लड़ाई करने में मदद करता है कि कोई भी बाहर की चीज अंदर ना जाए। अब ये क्या क्या चीजों को अंदर जाने देता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब हमें बॉडी को चाहिए फंक्शन करने को। ब्रेन के को आगे कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल जो भी भेजने हैं उनके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये सारे उनको पास
करवाता है, ये पास करता है उसके थ्रू। ड्रग्स सच एज एल डोपा, ये जो भी हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, तो ये सारी चीजें उससे इस बैरियर के थ्रू पास हो जाती हैं। कुछ गैसेस भी, जैसे कि एनेस्थीसिया जो होता है, या फिर एनेस्थेटिक गैसेस सच एज ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, है ना, तो जो कि लिपिड में सॉल्युबल हैं, ऐसी गैसेस भी इसके थ्रू पास हो जाती हैं। जब आपको ऑपरेट करना होगा तो उसको सुलाने के लिए ये चीजें जरूरी हो जाएगी। जो भी लिपिड में सॉल्युबल हैं, ऐसी चीजें इस बैरियर के थ्रू जा सकती हैं। क्या क्या नहीं जाएगा? इंजरियस केमिकल एजेंट्स, पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, ड्रग्स एज पेनिसिलिन एंड द कैथेकोकैलोमाइन, catecholamine. Dopamine also can't pass. Therefore, Parkinsonism is treated with L-dopa instead of dopamine. जो dopamine है वो भी इस blood cerebral CSF बैरियर को तोड़ के आगे नहीं जाता है, इसलिए जो पार्किंसन डिजीज है उसमें एल डोपा दिया जाता है इंस्टेड ऑफ डोपामिन। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन भी है, हम आगे इसके बारे में जानेंगे। और ये बाइल पिगमेंट्स को भी नहीं जाने देता है। हावेवर बैरियर इज नॉट वेल डेवलप्ड इन इन्फेंट, इसीलिए ब्रेन इन्फेक्शंस अगर बचपन में इन्फेंसी में हो तो वो फेटल हो सकते हैं, जैसे कि जापानीज एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल, ये जो जितनी भी डिजीजेस हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो बचपन में हो तो उनके पास अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी तक आया नहीं है, और जो मदर्स मिल्क के थ्रू या जो इनबॉर्न मिला है सिर्फ उसी के थ्रू, जो इसीलिए बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उनको मम्मी से मिले हुए एंटीबॉडीज बॉडी में जाते हैं, तो जितना ज्यादा देर तक बच्चा ब्रेस्ट फीड पे रहेगा, उनको यूजुअली डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियंस अवॉइड करते हैं एंटीबायोटिक्स देना, कि वो अपने आप रिकवर, सर्टन एक लिमिट है उसमें, देन दे डिसाइड कि देना है कि नहीं, बाकी मिलता है। फिर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 7 से 8 साल तक फिर धीरे 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 इकट्ठा होती है, जो जिसमें कि टी सेल्स होते हैं थाइमस ग्लैंड के, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्यूबर्टी तक टी सेल काम, सॉरी थाइमस ग्लैंड काम करती है, फिर उसके बाद वो उसका काम खत्म, वो स्टॉप हो जाती है उसके बाद काम करना। ये हमने बहुत अच्छे से अभी जान लिया है। और एक चीज मैं भूल गई थी कि जो लाइन फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था ना, तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में भी जंक्शन होते हैं जो कि टाइट जंक्शंस होते हैं, कि उसके बीच में से भी कुछ ना निकल जाए। वो जो लेयर है ना बेसल लेमिना, उसमें जो ये सेल्स हैं, इनके आपस में इतने टाइटली जो बीच में जंक्शन जंक्शन है, वो यूजुअली उससे कुछ लीकेज ना हो जाए, कुछ रिस्के ना चला जाए, ऐसा चीज जो कि ब्रेन में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए एक टाइट जंक्शंस होते हैं, आपस में पैक्ड होते हैं। तो ये भी एक काम करते हैं ब्रेन सीएसएफ बैरियर में, इंपॉर्टेंट संरचना है। पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, ये जो एपेंडाइमल सेल्स है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया इसका, है ना। फिर सेकंड हो गया ये टाइट जंक्शन, और फिर उसके बाद ये लेमिना तो हो ही गया। ये हम बात करें सीएसएफ का, जो मैंने आपको समझाया था वो था ब्लड ब्रेन बैरियर का, पर इनकी संरचना ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि इसमें एपिथेलियल लेयर होती है और इसमें एपेंडाइमल लेयर होती है, ये इसका डिफरेंस है। और लोकेशन भी अलग है, इसका कॉरियोइड प्लेक्सस होता है। इसका एक चार्ट है मेरे पास, एनाटॉमी, पहले वो चार्ट ही देख लेते हैं। ओके, तो ये है ब्लड ब्रेन बैरियर और ये है ब्लड सीएसएफ बैरियर। इसमें एंडोथेलियल सेल्स होता है, और उसमें एंडोथेलियल जो सेल है उसका नाम ही हमने पढ़ा था एपेंडाइमल सेल्स, है ना। तो ये वहां से ही इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये कैरोटाइड कॉरियोइड प्लेक्सस में है, कैपिलरी में होता है, जबकि ये सेरेब्रल कैपिलरी में होता है। ओके, यही इसका मेन डिफरेंस है। ये आपको याद रखना है कि जो सीएसएफ है वो किससे बनता है? एपेंडाइमल सेल से, और ये एपिथेलियल, ये इतना फर्क है इस दोनों में। अभी इसका हम जो पढ़े थे उसको एनाटॉमी को एक बार देख लेते हैं। ये सबसे वाला एंडोथेलियन लेयर होती है फर्स्ट, फिर जो होती है पैरासाइट होती हैं जो कि आपस में टाइटली चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से, और ये जो पैरासाइट्स हैं ये
पेरिसाइट्स हैं, ये कुछ बड़ा संरचना आती है जिसको ब्रेन में नहीं जाना है तो उसको पहले तो निगल लेती है, होल्ड करके रखती है। अगर नहीं जाने देना है तो उसको वापस बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वापस पीछे की तरफ निकाल देती है। एक्सोसाइटोसिस की तरफ प्रोसेस से वापस से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में फेंक देती है, अंदर नहीं जाने देती है। और ये एस्ट्रोगेलिया तुमने पढ़ाई था, सपोर्टिंग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस था इसका, है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसका एपिथेलियल लेयर, फिर आ गया बेसल लेमिना, फिर आ गया पेरिसाइट्स भी हैं, और बाहर अंदर ब्लड में डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, कुछ कुछ ज्यादा नहीं होते हैं पर होते हैं, और फिर एस्ट्रोसाइट्स, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इस तरीके से ये ब्लड ब्रेन बैरियर काम करता है। सेम तरीके से ब्लड सीएसएफ बैरियर भी काम करता है, जो हमने देखा। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, तो सेम ही है, सिर्फ लोकेशन अलग है, काम उसी तरह से करता है। तो अब हम ग्लैंड सिस्टम शुरू करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम मतलब कि ये सीधे डक्ट के थ्रू अपना हार्मोन या केमिकल जो भी है उसको सीक्रेट करते हैं। तो इनमें क्या क्या आ जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्टमक से जितने भी जो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, ब्रेस्ट से आपका मिल्क निकलता है, तो लिवर से जो बाइल निकलता है, पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूसेस निकलेंगे, या इंटेस्टाइन से जो म्यूकस निकलता है। तो इस तरीके से ये सारे ही पार्ट हैं एक्सोक्राइन सिस्टम के। एक्सोक्राइन मतलब कि ये थ्रू डक्ट अपना केमिकल, अपना हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हैं एंडोक्राइन सेल्स। तो इसमें सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा आप याद रखेंगे तो कुछ भी एक भी ग्लैंड भूलेंगे नहीं। सबसे टॉप मोस्ट में आएगा आपका पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी, फिर हाइपोथैलेमस जो है ये इन सबको कंट्रोल करने वाला इसका कंट्रोल सेंटर। फिर आगे आपका यहाँ पे थायराइड, उसके ऊपर में ही होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, इसी के ऊपर में जो ये है डॉट डॉट टाइप की संरचना, ये है पैराथायराइड। फिर चेस्ट के बीच में होता है थाइमस, नीचे ये इस तरह का संरचना जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ये है पैनक्रियाज। फिर दोनों किडनी के ऊपर ट्राइंगल शेप में एड्रिनल ग्लैंड्स, और मेल में टेस्टिस, और फीमेल में आ गया आपका ओवरीज, और प्लेसेंटा टेम्परेरी संरचना है जो कि ड्यूरिंग जब आपका जेस्टेशनल पीरियड होता है उतनी देर रहता है, फिर उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा निकाल दिया जाता है। बाकी सब सेम। सो ये एक्सोक्राइन, ये एंडोक्राइन। डिफरेंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये सीधा ही ब्लड में रिलीज होते हैं, इनको एक डक्ट चाहिए होती है। स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, लोकेशन स्किन। काउपर्स ग्लैंड प्री एजुकेट बेस ऑफ पेनिस से निकलता है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है। कॉबिलाइज ग्लैंड, उससे म्यूकस निकलता है, कहाँ पर, ईसोफेगस में। तो हमने अभी ये देख ही लिया है, सलाइव ग्लैंड, सलाइवा, पैनक्रियास से ये स्पर्म्स कहाँ से निकल रहे हैं, आपका टेस्टिस से। फिर इधर स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड से एक म्यूकसी सब्सटेंस निकलता है जो हमारे कान में जो वैक्स पैदा कर देता है ना, कान से में जो वैक्स पैदा करता है उसी को बोलेंगे सिबेक्सियस ग्लैंड। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए कभी भी जो एएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप अपना वैक्स को निकालें। पर कई बार क्या होता है, बहुत एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो वो आके जमा हो जाता है, तो आप ईयरबड से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, निकालने की जगह वो अंदर और पुश हो जाता है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसलिए ये हमें अवॉइड करना है। और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन आता है, अगर आप कान में डाल के ओवरनाइट सो जाएंगे तो वैसे ही वो फूल के बाहर आ जाएगा और इजीली निकल जाता है, डिजोल्व ही हो जाता है ऑलमोस्ट। वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ओके, लैक्रिमल ग्लैंड है जिससे कि आंसू निकलता है। एंडोक्राइन हमने मोटा मोटा सारे ग्लैंड एक एक बार देख लिए हैं। तो नर्वस सिस्टम जो इसके साथ में मिलके काम करते हैं तो इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, है ना। क्योंकि नर्वस सिस्टम ही तो कंट्रोल कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, तो वहां से स्ट्रेस आएगा, उस हिसाब से फिर आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, या फिर आपका बिहेवियर है तो इमोशंस, ये सब तो थ्रू दोनों को मिला के जो बन गया वो से हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और ये आज के जमाने में बहुत
स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि सारे साइकोसोमेटिक डिजीजेस यहीं से प्रोड्यूस हो जाते हैं इसके मेल फंक्शन से। सो काफी लोग इंटरेस्ट के साथ इसमें काफी रिसर्च भी अब कर रहे हैं। जो केमिकल निकलते हैं इन्हीं को हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन क्या करता क्या है? ये हमारे केमिकल कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एनर्जी बैलेंस करता है। जो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और इनसे सीक्रेट होने वाले जो ग्लैंड्स हैं, सीक्रेशन बाय ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। हेमोस्टेसिस बनाए रखता है बेसिकली। डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन, हिमोरेज, कोई भी आपको वर्ड नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। हिमोरेज मतलब कि थक्का सा बन जाना, ब्लड कैपिलरी फटके एक थक्का सा बन जाना, क्लॉटिंग। इमोशनल स्ट्रेस, ट्रोमा, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ज्यादा ऊपर नीचे, तो इन सबको मेंटेन करने में हमने देखा था ना, जब बहुत सन का एक्सपोजर होगा तो फिर ऐसे स्वेट ग्लैंड से हम निकाल के कूलिंग बना लेंगे, तो हम समस्थिति में हमारा बॉडी हमेशा, देखा जाए तो बाहर से जितने भी स्टिमुलाइज हैं वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करने का कोशिश करते हैं, पर हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हम एक नॉर्मल सिस्टम में चलते रहना चाहते हैं, वही प्रक्रिया को ये बनाए रखता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अभी इतने सारे आएंगे आगे हार्मोन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, डिलीवरी और नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। क्योंकि मेमरी ग्लैंड से उसे मिल्क मिलेगा, तो यहाँ तक का उन्होंने सब कवर कर लिया है। हार्मोन क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है दैट आर कैरिड बाय सेल टिश्यू, जो कि एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया गया है, और वो तभी काम करेगा जब उसका एक रिसेप्टर होगा। सेम उसी हार्मोन का एक रिसेप्टर उस मसल के सेल में, मसल के सेल तक होगा वो रिसेप्टर, और वो उस तक पहुंचाएगा। और हर एक ताले का एक चाबी, वैसे एक हार्मोन का एक रिसेप्टर, वो वहां चिपकेगा, वहां तक पहुंचेगा, और वो तब वो काम करेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी ऐसे काम करते हैं और हार्मोन भी ऐसे काम करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर जल्दी से पहुंचते हैं किसी भी टारगेट साइट पे, कम देर तक शरीर में रहते हैं, राइट? आपका एड्रेनलिन गया, एसिटोकोलिन गया, तो वो तुरंत जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, कम देर तक बॉडी में रहेगा। जबकि ग्रोथ हार्मोन तो आपके ईयर्स तक भी आपके बॉडी में रह सकते हैं और धीरे धीरे काम कर सकते हैं। तो हार्मोन जो होता है वो धीरे धीरे जाता है और काफी टाइम तक बॉडी में रह सकता है, जबकि हार्मोन, सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर क्विकली जाते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में रहते हैं। ये एक डिफरेंस हो सकता है इनमें। हार्मोन्स कैन बी वेरी पावरफुल इफेक्ट्स इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। और एक ये भी है कि उनका काम अगर बहुत थोड़ी मात्रा में भी है तब भी उनका बहुत पावरफुल वो हो सकते हैं, और ये रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। कुछ जगह पे हाइपोथैलेमस एनाटॉमिकली देखा जाए तो यही रेगुलेट कर रहा है, यही सीक्रेट कर रहा है, तो ये भी एक ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड अगर मोस्टली आए और उसमें पिट्यूटरी हो तो हम आंसर पिट्यूटरी को ही लगाएंगे। और ये बेस ऑफ द ब्रेन में अटैच्ड होते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है ये मेजर पोर्शन है जो कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? हाइपोथैलेमस। Although pituitary gland is sometimes called the master endocrine gland, और आएगा तो हम यही लिखेंगे जब together the hypothalamus and pituitary gland regulate, क्योंकि ये इसका भी बॉस है, तो हाइपोथैलेमस के सिग्नल से ही पिट्यूटरी ग्लैंड आगे हार्मोन्स रिलीज करेगा। फिर पिट्यूटरी आगे ऑर्डर देगा और हर एक ग्लैंड से अपने हार्मोन्स इंक्रीज करवाएगा। तो अभी इसके दो हिस्से होते हैं, है ना, दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ये एक मटर के साइज की होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। वो 500 mg का उसका वेट हो सकता है। उसका दो पोर्शन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम से जुड़ा होता है, तो बहुत ही क्विकली वो
हार्मोन्स, सॉरी ब्लड से नहीं, सॉरी इससे नर्व से जुड़ा होता है और जल्दी वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसमें ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा एडीएच होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये लिखा हुआ ना, देर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसलिए ये बहुत क्विकली वहां पर पहुंचता है इसकी साइट पर। क्योंकि जब बेबी पैदा हो रहा है तो बॉडी थोड़ी इतना वेट करेगा कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाए और धीरे धीरे एक्टिव ग्रोथ हार्मोन के जैसे धीरे धीरे काम करे। उनको क्विकली अपने बॉडी को बचाना है ना, या फिर बेबी को डिलीवर करना है। तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इतना अच्छे से अपनी संरचना को बनाया है कि एडीएच है, वो आपका यूरिनरी आउटपुट को वहां कंट्रोल कर रहा है, डिहाइड्रेशन में आपका वो रेगुलेट होगा, और ये आपका बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन इस तरह से हेल्प कर रहा होता है। तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक, जो इसके साथ में ही यहाँ पर आई है। ये इसका पोस्टीरियर लॉब और ये एंटीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब छुपा हुआ है इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, अदरवाइज सेम ही है, एक स्टॉक से ये जुड़े हुए रहते हैं। एंटीरियर से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जो कि हैं टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिगेट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड थायराइड हार्मोन, और पीआरएल है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जीएच है ग्रोथ हार्मोन। तो ये इतने सारे निकलते हैं। और पोस्टीरियर से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसिप्रेसिन बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन, ये दो निकलते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मटर के दाने की एक छोटी सी संरचना, इसका लोकेशन ये, जो कि हाइपोथैलेमस से अटैच होती है और इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हमने जितने सारे हार्मोन देखे वो सारे एक एक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑल दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन हार्मोन, ये ये सिर्फ स्टोर करता है एंड रिलीज करता है। क्योंकि ये तो आ कहाँ से रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, तो वहां पे ही बने, इसलिए तो वो एक ग्लैंड है ना, वहां पे बने, वहीं से इसमें आए। ओटी भी इसमें वहीं से आया और एडीएच भी वहीं से आया। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारे बॉडीली एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस से जो भी है, ये ब्लड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, इसके यहाँ पे से ब्लड आर्टरीज आ रहे होते हैं, उनके थ्रू ये यहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रेगुलेट करता है। टीएसएच जो है वो थायराइड को ऑर्डर देता है और फिर उससे T3 T4 जो है वो आगे रिलीज करवाता है। फॉलिएट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपके ओवरी से को कंट्रोल करता है, और वहां से फिर क्या होगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये होता है फर्टिलाइजेशन में, ये हेल्प करते हैं। और क्या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनको रिलीज करने में मदद करते हैं, और मैचुरेशन ऑफ ओसाइट्स इन द ओवरीज, और सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, हाँ, एंड स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस। तो ये मेल में और फीमेल में दोनों में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जो ओवम है वो पूरा मेच्योर होगा, तभी वो फिर आगे जाइगोट बना पाएगा। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है एसीटीएच, और मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मेलेनिन बनाने का काम करता है ना, ये एड्रिनल ग्लैंड को ऑर्डर होगा, और फिर वहां से वो ये चीजें रिलीज होंगी, एमएसएच और एसीटीएच दोनों। और ये जो मेलेनिन बनता है उससे हमारे स्किन का कलर हमें मिलता है, हमारे बाल को कलर मिलता है, हमारे स्किन को कलर मिलता है, आईज को कलर मिलता है। तो ये मेलेनिन ही वो पिगमेंट है। ये एक शॉर्ट में इसका समरी दे दिया है। थायराइड ग्लैंड, अब इसकी पहले लोकेशन देख लेते हैं, है ना। ये बटरफ्लाई नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, ये थायराइड कार्टिलेज है इसके ऊपर।
इसके नीचे ये जो ग्लैंड दिख रहे हैं सेम उसी की शेप का, बटरफ्लाई शेप, बीच में एक स्टॉक, और ये है हमारा थायराइड ग्लैंड। ट्रेकिया, ये जो स्टर्नल नॉच है एडम्स एप्पल, उसके नीचे भी आप देख सकते हैं जो उभरा हुआ हिस्सा, जो आपका मेल में ज्यादा उभरा हुआ होता है उसका एंगल थोड़ा अलग होता है, और फीमेल में उतना एंगल नहीं होता है। आप टच करके फील भी कर सकते हैं। शालिनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आई जस्ट वांट टू नो कि जो आपने बताया ना कि पोस्टीरियर जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो इटसेल्फ नहीं सिक्रीट होते हैं, वो हाइपोथैलेमस से होते हैं। तो जो ये हाँ हाँ, एंटीरियर वाले हैं ये भी इटसेल्फ नहीं होते हैं, ये भी हाइपोथैलेमस से होते हैं। सब कुछ उधर से ही आता है। ओके। वो ही ऑर्डर देता है तभी यहाँ से सब कुछ रिलीज होते हैं। कंट्रोल सेंटर वही है। पिट्यूटरी का, हाँ, नहीं, पिट्यूटरी वो को तो समझ कंट्रोल में आ करने गई का बात काम कि ये हाइपोथैलेमस रेगुलेटर, करता है ना। लेकिन ये फॉर्मेशन भी हाइपोथैलेमस में हो रहा है पोस्टीरियर वाले, लेकिन हाँ एंटीरियर हाँ, वाले कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी हाइपोथैलेमस में हो रहा है वो या भी एंटीरियर हाइपोथैलेमस लोब में? में। यस, ओके। इसीलिए एनाटॉमिकली वो हाइपोथैलेमस एक। के, आई थिंक हाइपोथैलेमस दोनों पार्ट को, पूरे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी में भले दो पार्ट है लेकिन कंट्रोल एक ही करता है, हाइपोथैलेमस। नहीं, कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस कर रहा है, लेकिन नहीं, मतलब जो बनता भी वहीं पर है। फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन चाहिए की तो बात कोई हम कर एक रहे हैं। जन एक और बार क्रॉस चेक कर सकता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में बनने वाले जो भी हार्मोन्स हैं वो इज इट प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। आप कोई भी एक अपने गूगल में चेक कर लीजिए, हाँ आपको हाँ, अभी ये डाउट क्लियर हो हाँ, आई जाएगा। थिंक एग्जैक्टली, प्रोड्यूस करता है, एग्जैक्टली द सेम वो क्वेश्चन इज माइंड। सिक्रीटिंग हार्मोन प्रोड्यूस, दे आर हाइपोथैलेमस फॉर्मिंग इन द सिक्रीटिंग एंटीरियर हार्मोन लोब प्रोड्यूस। और इन हाइपोथैलेमस। आप ही चेक करके बता दीजिए, तब तक मैं ये ओके एक ओके स्लाइड कवर कर लेती हूँ। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग। मेरे हिसाब से तो हाइपोथैलेमस में ही बनता है सब कुछ, और यहाँ वही कंट्रोलिंग सेंटर भी है। ओके, अभी पहले आपका अभी पढ़ते हैं फिर चेक करेंगे, है ना, अदरवाइज मिस हो जाएगा। ओके, तो जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, है ना। ट्रैकिया कहाँ पे? फिफ्थ, सिक्स्थ और C5, 6, C6 और C7, ये तीनों आप लेके चलिए। और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, इन चारों के जो है वहां पे इस लोकेशन में आपको थायराइड ग्लैंड मिलेगी। इसका वजन 25 ग्राम के आसपास होता है। ये बटरफ्लाई की शेप की होती है और इसके दो लोब होते हैं, और इन दो लोबों के ऊपर एक छोटी छोटी संरचना होगी जो कि पैराथायरॉयड होता है। ओके, ये वाला इसमें बनाया नहीं, नहीं तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट बना देंगे तो वही पैराथायरॉयड हो जाएगा। ओके, अभी जो ये है टायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, तो एक आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। T4 ले लीजिए, T3 ले लीजिए। इसीलिए जब आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर हो जाता है ना। इसलिए जो हर दिन हम सॉल्ट खा रहे हैं उसमें आयोडीन अलग से सरकार ने फिर मिलाना शुरू किया रेगुलाइज्ड वे में, पर अब उल्टा हो गया है, अब हमारे बॉडी में ज्यादा आयोडीन हो जाता है जितना हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज एक तो हम ज्यादा सॉल्ट खाना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए काफी लोग अभी हिमालयन सॉल्ट में भी स्विच हो गए, पर उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि वो आयोडोनाइज नहीं है। तो आपको दोनों का बैलेंस करना होगा। आपका जो लाइफस्टाइल हम चेंजेस करते हैं कुछ कुछ डाइट फॉलो करके, तो अगर आप पूरी तरह से पिंक सॉल्ट पे अगर शिफ्ट हो गए हैं तो एक दो दिन आप सप्ताह में जरूर आयोडनाइज सॉल्ट लिया करें, जो कि हेल्प करता है थायराइड हार्मोन के रेगुलेशन में। जो थायराइड ग्लैंड जो है सेलेक्टिवली टेक अप द आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, और इसको आयोडीन ट्रैपिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोडीन ट्रैपिंग। एक्चुअली ये बनाता T3 T4 है, पर कन्वर्ट उसको T3 में ही कर देता है ना। The release of the T3 and T4 into the blood is stimulated by the thyroid stimulating hormone from posterior pituitary। पर आया कहाँ से है ये? हाइपोथैलेमस से, फिर उसके बाद पिट्यूटरी में, फिर उसके बाद थायराइड में, और थायराइड से फिर बॉडी में पहुंचता है। The secretion of TSH is stimulated by thyrotropin release hormone TRH from hypothalamus। ये देखिए आपका डाउट क्लियर हो गया ना अभी। Stimulated by released hormone from hypothalamus, and secretion of TRH is stimulated by exercise, stress। अगर ये सब करोगे तो उसकी वजह से आपका अच्छा बनेगा।
बॉडी में। क्या क्या करेंगे? एक्सरसाइज से अच्छा होगा, मेलन्यूट्रिशन से अफेक्ट हो सकता है इसका स्टिमुलेशन, मतलब आपका कम हो जाएगा, स्ट्रेस में कम हो जाएगा, तभी ओबेसिटी में आपका इसका बनना कम हो जाता है। इसीलिए ओबेसिटी को जो ओबीज हैं उनको ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। लो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल एंड स्लीप से ये इसका रेगुलेशन होता है, मतलब अगर कम स्लीप होगी तो उसका भी बनना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये मत सोचिए कि इनकी वजह से उसका स्टिमुलेशन होगा। ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कंडीशन में उसका स्टिमुलेशन बनना कम हो जाता है। Function of T3 and T4. T3 and T4 are essential for the normal growth and development, especially for skeletal and nervous system. तो T3 और T4 किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? एक तो स्केलेटल, क्योंकि कैल्सिटोनिन भी बनाता है, तो बोन्स के लिए हमें कैल्शियम ब्लड में रहना बहुत जरूरी है ना, तो ये उसको भी रेगुलेट करता है। और दूसरा, ये नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। or most other organ and systems are also influenced by thyroid hormone. Physiological effect of T3 and T4 on the heart, skeletal muscles, skin, digestive and reproductive system are more evident when there is underactivity or overactivity of thyroid gland and can be profound in childhood. मतलब बचपन में अगर होगा तो वो बहुत ही उसका सिवियर इफेक्ट हो सकता है अगर यही चीज बचपन में हो तो। अभी तीसरा है कैल्सिटोनिन। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैरा फॉलिकुलर और सी सेल्स। कहाँ में? थायराइड ग्लैंड में, सी सेल। और जो ये कैल्सिटोनिन है ये ब्लड में लोअर रेज्ड ब्लड, अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ने लग जाता है तो उसको ये रेगुलेट करता है। और इसी का एक उल्टा हार्मोन होगा पैराथायराइड में जो कि इसको बढ़ाएगा। तो इस तरीके से इसका होम्योस्टेसिस हमारे ब्लड में मेंटेन होता है। It does this by acting on bone cell promoting their storage of calcium. तो वहां पे स्टोर करने लग जाता है बोन में स्टोर हो जाएगा तो ब्लड में कम होगा ना, आप इस तरीके से समझिए, है ना। बोन में जब कैल्शियम स्टोर होगा तो बोन मेरो फॉर्मेशन होगा, आरबीसीज बनेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उनका कैल्शियम का होना जरूरी है, और यहाँ पे यूज कंज्यूम होगा तो ब्लड में कम हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इसको। और किडनी ट्यूब्यूल्स इनहिबिटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और जो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है ना, जहाँ पे हमने कल ट्यूबुलर सिस्टम पढ़ा था, वहां पे उसको इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर वहां पे वो कम कर देगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड वापस कैपिलरी के थ्रू हार्ट में जा रहा है उसमें कैल्शियम की मात्रा को थोड़ा कम कर देगा, है ना। वहां पे रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है ट्यूबुलर पोर्शन में। कौन सा था वो? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। Release of calcitonin is stimulated by increased blood calcium level. अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये उसी के ऊपर में पैर में होती हैं, 4 ग्लैंड्स होती हैं, हर एक का वजन 50 ग्राम होता है। 2 embedded in posterior surface of each lobe of thyroid gland. इसकी संरचना देख लेते हैं ताकि समझना इजी होगा। ऐसे बटरफ्लाई शेप, ये आपका थायराइड, और इसमें डॉट 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 डॉट, छोटा छोटा है, 50 ग्राम इसका वेट। और इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। काम क्या करता है ये, है ना, ये एक पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है और इसका जो ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है, तो वो कम करता है तो ये बढ़ाता है ना। द मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए। तो दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर हमको बोन मेरो में आरबीसी वगैरह बनाना है तो वो वहां पे उसको हेल्प करता है, और ब्लड में भी तो कैल्शियम चाहिए, तभी तो आपके आयनाइज जो गेट्स हैं वो खुलेंगे, बंद होंगे। कैल्शियम जब तक नहीं बाउंड होता है तो जो एक्टिन और मायोसिन है वो काम नहीं करते। हमने देखा था ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में कि कैल्शियम जब तक वहां लास्ट में ओपन नहीं होगा तो
ट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं होगा। जो एसिटाइल कोलिन है वो तब तक रिलीज नहीं होता है उस एक्शन में जब तक कि वहां पे कैल्शियम चैनल खुले, और कैल्शियम चैनल चैनलाइज जो आयनाइज्ड गेट है वो खुलेंगे तभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो ब्लड में भी कैल्शियम की मात्रा, एक रेगुलर मात्रा होना कितना जरूरी है कोई भी अपने बॉडीली फंक्शन के लिए। अभी एड्रिनल ग्लैंड्स, ये पैर में होते हैं, जो हमारे किडनीज हैं उसके ऊपर में ट्रायंगल शेप में, अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर थिक। इसमें दो पोर्शन होते हैं, बाहर वाले को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला, सेम लाइक किडनी, उसमें भी बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला होता है। इससे निकलने द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस टोटल अबाउट 40 डिफरेंट हार्मोन्स, है ना, हम इतने सारे पढ़ते नहीं है बट अबाउट 40 डिफरेंट हार्मोन्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्योंकि एड्रिनल से निकल रहे हैं तो एडिनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। The complete loss of adrenocorticohormones lead to death within a few days to a week due to dehydration and electrolyte imbalance. See how important it is, है ना। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो आपको डेज और वीक्स के अंदर ही डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हमारी डेथ हो सकती है। ये इसकी संरचना है, एनाटॉमिकली कहाँ प्लेस्ड है, हमारे दोनों राजमा साइज की जो किडनी बीन्स हैं उनके ऊपर ट्रायंगल टोपी की तरह, बर्थडे कैप की तरह, और ये राइट है ये लेफ्ट है, बाहर वाली संरचना को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला। The glands are composed of 2 parts, cortex and medulla. अभी क्या क्या हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टेक्स से निकलता है कॉर्टिजोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिजोन, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो है सेक्स हार्मोन्स हैं। और जो मेडुला है उससे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इसी को ही एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, है ना, ये दोनों स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वाला, ये उसको इनिबिट करने वाला। ये एक कॉर्टेक्स से निकलता है कॉर्टिजोल, एक मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। The adrenal cortex produces 3 group of steroid hormone from cholesterol. They are collectively called adrenocorticosteroids, पूरा नाम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या है, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स, मिनरल, एक तो ग्लूकोज वाला, एक मिनरल वाला, और सेक्स हार्मोन्स जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। द हार्मोन्स इन ईच ग्रुप हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शंस बट दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। हमें इतना सब नहीं पढ़ना है, हमें क्या क्या निकल रहा है, कौन सी ग्लैंड से निकल रहा है, उतना एक चार्ट बना के अच्छे से याद रख लेना है। अगर आज के लिए ज्यादा हो रहा है तो फिर हम आगे से कल इसको कंटिन्यू करेंगे। बताइए, यहीं तक रखें? मैम इसके बाद एक ही बचा है ना? अभी तो बहुत सारे ग्लैंड्स है ना। अच्छा, अभी तो इतना है। कल कर लेते फिर, कल कर लेते हैं 10:15 हो इसको। रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला। हरिओम सभी को। आई होप कि दोनों वीडियो से आपको जो हमने कल पढ़ाया उसी का ही पूरा समरी था, तो रिलेट करने में आपको मदद मिली हो। धन्यवाद सभी को।